हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फार्मा जंक्शन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अपने टॉपिक कवर किए मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी, अडेप्टिव चेंजेस एंड सेल स्वेलिंग एंड इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन, दैट इज़ रिवर्सिबल सेल इंजरी। और आज का हमारा टॉपिक होगा इरिवर्सिबल सेल इंजरी, जिसमें हम देखेंगे सेल डेथ मीन्स। इसमें आएंगे हमारे पास दो टॉपिक, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस एंड नेक्स्ट कैल्सिफिकेशन। हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक एपोप्टोसिस से। एपोप्टोसिस बेसिकली इट इज़ अ सेल सुसाइड। एपोप्टोसिस मीन्स क्या है? सेल सुसाइड मीन्स इसमें जो सेल है वो खुद से ही अपने आप को क्या कर लेता है? डिस्ट्रॉय, डिग्रेड कर लेता है। क्यों सेल जो है वो सुसाइड कमिट करता है? जब जो सेल है ऑलरेडी परफॉर्म इट्स फंक्शन, जब सेल अपना फंक्शन जो है बॉडी में परफॉर्म कर चुका है, फर्दर उसका आगे कोई भी फंक्शन नहीं है, उस टाइम पे, उस कंडीशन पे जो सेल है, जब उसका कोई काम ही नहीं है बॉडी में, तो वो अपने आप को जो है डिस्ट्रॉय कर लेता है, मीन्स इट कमिट सुसाइड। नेक्स्ट दूसरी कंडीशन क्या होती है? जब डीएनए जो है सेल का वो डैमेज हो चुका है, वो इतना डैमेज हो चुका है कि वो फर्दर जो है वो रिपेयर हो ही नहीं सकता। इसीलिए जब डीएनए ही डैमेज हो चुका है सेल का, तो सेल जो है वो क्या कर लेता है? अपने आप को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर लेता है और वो मतलब कि वो सुसाइड कमिट कर लेता है। उसी का ही मतलब क्या है? एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या है? एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। इट इज़ अ पाथवे ऑफ सेल डेथ। ये एक सेल डेथ का पाथवे है, मतलब एपोप्टोसिस में एक कंप्लीट प्रोसेस होता है इन विच एक्टिवेटेड इंजाइम कैस्पेज डिग्रेड द सेल ओन न्यूक्लियर डीएनए एंड साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन। इसमें क्या होता है? एक पाथवे है सेल डेथ का, जिसके अंदर जो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट कैस्पेज इंजाइम है वो एक्टिवेट होता है, और जो एक्टिवेटेड कैस्पेज इंजाइम है वही इंजाइम जो है वो सेल में प्रेजेंट न्यूक्लियर डीएनए एंड साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन को डिग्रेड करता है, और इस वजह से क्या होता है? एपोप्टोटिक बॉडीज बन जाती हैं जो फर्दर फैगोसाइटोज्ड हो जाती हैं एंड अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाती है। मीन्स सेल जो है वो खुद से ही क्या कमिट कर रहा है? सुसाइड कमिट कर रहा है। तो इसमें क्या हो रही है? कोई लीकेज नहीं होती और कोई इन्फ्लामेशन नहीं होती, बट नेक्रोसिस में लीकेज भी होती है एंड इन्फ्लामेशन भी होती है। ये हम समझते हैं इसके थ्रू। इसमें क्या है? जैसे एक सेल है, ये एक नॉर्मल सेल है, इसमें क्या है? जो एंजाइम है वो इनएक्टिव फेज में है, कैस्पेज एंजाइम। जैसे ही कोई सिग्नल आया, मींस अगर मतलब सेल का काम खत्म हो चुका है, बॉडी में डीएनए डैमेज हो चुका है, मतलब कोई भी सिग्नल, जो सिग्नल है वो एक्सट्रिंसिक बाहर से भी आया हुआ हो सकता है, और जो सिग्नल है वो सेल के अंदर का भी हो सकता है, इंट्रिंसिक सिग्नल। तो जैसे ही सिग्नल आया तो जो कैस्पेज एंजाइम है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट वो एक्टिव हो जाएगा, और कैस्पेज जो है वो सेल को क्या कर देगा? छोटे छोटे एपोप्टोटिक बॉडीज, स्मॉल एपोप्टोटिक बॉडीज में कन्वर्ट कर देता है, डिग्रेड कर देता है, और वो एपोप्टोटिक बॉडीज क्या होती हैं? फैगोसाइटोज हो जाती है। और इसमें क्या हो रहा है? जो भी एपोप्टोटिक बॉडीज़ बनती है उसकी लीकेज नहीं होती, इसीलिए फर्दर इन्फ्लामेशन नहीं होती। मतलब जब भी एपोप्टोसिस होती है तो उसके अंदर ना ही लीकेज होगी और ना ही इन्फ्लामेशन होगी। अब यहाँ पर जो कैस्पेज एंजाइम एक्टिवेट हुआ था वो क्या करवाएगा? सेल की श्रिंकेज करवा रहा है, क्रोमैटिन की कंडेंसेशन करवा रहा है, और जो भी ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनेलिस जो भी सेल में प्रेजेंट है उसकी श्रिंकेज हो जाएगी, कंडेंसेशन हो जाएगी, और एपोप्टोटिक बॉडीज़ में सेल कन्वर्ट हो जाता है और उसकी फैगोसाइटोसिस हो जाती है। तो इसी पूरे प्रोसेस से एक पाथवे से सेल क्या कर रहा है? एक तरीके से सेल की डेथ हो रही है। एपोप्टोसिस मीन्स सेल सुसाइड कर रहा है। अब बात आती है कि जो एपोप्टोसिस है वो क्यों हमारी बॉडी में नेसेसरी है। इट इज़ द वे ऑफ एलिमिनेटिंग द अनवांटेड सेल्स एंड दोज सेल्स विच आर डैमेज्ड बियॉन्ड देयर रिपेयर कैपेसिटी ऑफ द सेल। ये एक वे है जिससे जो बॉडी में प्रेजेंट अनवांटेड सेल्स हैं वो एलिमिनेट होते हैं हमारी बॉडी के बाहर। या तो वो अनवांटेड सेल्स होंगे या फिर उनका वो जो सेल है वो डैमेज हो जाते हैं इस तरीके से कि वो दोबारा रिपेयर ही नहीं हो सकते। तो अब जो वो अनवांटेड सेल्स हो रह गए हमारी बॉडी में उसको एलिमिनेट करवाना है। तो वो एलिमिनेट कैसे होती है? एपोप्टोसिस के पाथवे से वो एलिमिनेट हो जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है हमारी बॉडी में। एपोप्टोसिस में जनरली जो है वो सिंगल सेल ही इन्वॉल्व होता है, लेकिन हम आगे नेक्रोसिस पढ़ेंगे उसके अंदर ग्रुप ऑफ सेल इन्वॉल्व होते हैं। एपोप्टोसिस में एक सिंगल सेल ही डिस्ट्रॉय होता है।
अब नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ एपोप्टोसिस। फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल एंड सेकंड इज पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मतलब जो नॉर्मल बॉडी के प्रोसेसेस होते हैं, नॉर्मली जो हमारी बॉडी जो काम करती है, एपोप्टोसिस परफॉर्म करती है, ये एक प्रोग्राम सेल डेथ हुआ। और पैथोलॉजिकल मतलब किसी डिसीज की वजह से सेल की डेथ होना, जो क्या होगी, अनप्रोग्राम्ड सेल डेथ होगी। अब फिजियोलॉजिकल कॉजेज में सबसे पहले है एम्ब्रियोजेनेसिस। जब भी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, जैसे एक हैंड है, फिंगर्स की डेवलपमेंट जब भी होती है, तो जब भी फिंगर्स की फॉर्मेशन होती है तो फर्स्टली इस तरीके की जो है इस तरीके का हमें दिखने को मिलता है। धीरे धीरे फिंगर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और जो इसके बीच का जो भी सेल्स प्रेजेंट होंगे ये एपोप्टोसिस कोज करते हैं, एपोप्टोसिस परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से सेल हट जाएंगी और ये फिंगर की शेप यहाँ पर आ जाएगी। दूसरा, एलिमिनेशन ऑफ सेल्फ रिएक्टिंग लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या है, WBCs, इम्यून सेल्स। अब क्या होता है कि जो WBCs होते हैं वो हमारी खुद के ही जो मतलब एक इम्यून सेल्स है, खुद की ही जो बॉडी में प्रेजेंट सेल्स है उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, मतलब हमें डिसीज़ हो जाती है बहुत सारी। तो उसी सेल्स को ही क्या करते हैं यहाँ पर एपोप्टोसिस के थ्रू एलिमिनेट किया जाता है। ये है फिजियोलॉजिकल कॉजेज़। पैथोलॉजिकल कॉजेज़ में क्या है, किसी डिसीज़ की वजह से सेल का डिस्ट्रॉय, सेल का डेथ होना। जैसे एड्स में जो भी इम्यून सेल्स, T सेल्स वगैरह है, उसकी डिप्लीशन हो जाती है। सेल डेथ इन द वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन जब भी होगा उसमें सेल की डेथ हो रही है, मतलब उसकी एपोप्टोसिस हो जाती है। सो हमारे पास दो टाइप्स की मतलब दो कॉजेज़ हो गए, एक फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ एंड पैथोलॉजिकल कॉजेज़ ऑफ एपोप्टोसिस। नेक्स्ट हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस। किस प्रोसेस, किस पाथवे के थ्रू जो है एपोप्टोसिस हमें हो रही है। तो मैकेनिज्म के अंदर आते हैं हमारे पास दो मैकेनिज्म, एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे में आगे दो फेजेस आएंगे, इनिशिएशन एंड एग्जीक्यूशन, एंड इंट्रिंसिक में भी इनिशिएशन एंड एग्जीक्यूशन फेज। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे बेसिकली क्या है, जब कोई स्टिमुलस सेल के बाहर से आ रहा है और एपोप्टोसिस कॉज करवा रहा है तो वो होगा एक्सट्रिंसिक पाथवे। एंड इंट्रिंसिक पाथवे मतलब सेल के अंदर ही प्रेजेंट स्टिमुलस जो है वो एपोप्टोसिस कॉज करवा रही है। सो एक्सट्रिंसिक पाथवे इट इज़ इनिशिएटेड बाय एक्स्ट्रा सेलुलर, कोई एक्स्ट्रा सेलुलर स्टिमुलस की वजह से, विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर। मतलब जो स्टिमुलस है वो क्या करेगा, रिसेप्टर को एक्टिवेट करा देगा, कॉल्ड डेथ रिसेप्टर्स। मतलब डेथ रिसेप्टर्स जो है वो सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। और इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होगा, इट इज़ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी एंड रिलीज प्रो एपोप्टोटिक मार्कर्स लाइक साइटोक्रोम C इनटू द साइटोप्लाज्म। इंट्रिंसिक पाथवे में मतलब एक कोई अंदर का इंटरनल ही स्टिमुलस जो होगी वो क्या कोज कराएगी, माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी बढ़ा देगी और वहाँ से प्रो एपोप्टोटिक बॉडीज़ को रिलीज, प्रो एपोप्टोटिक मार्कर्स को रिलीज कराएगी, जैसे कि साइटोक्रोम C। अब ये जो साइटोक्रोम C है वो क्या कराएगी, कैस्पेज जो एंजाइम था जो अंदर प्रेजेंट प्रोटीन, सेल में प्रेजेंट प्रोटीन, न्यूक्लियर DNA को डिग्रेड कर रहा था और एपोप्टोसिस करवा रहा था, वो क्या हो जाएगा, रिलीज होना शुरू हो जाएगा। मतलब साइटोक्रोम C रिलीज होगा तो कैस्पेज को एक्टिवेट कराएगा कौन, साइटोक्रोम C। तो अब एक्सट्रिंसिक पाथवे इन दोनों ही इन फेजेस के अंदर क्या हो रहा है, कैस्पेज एंजाइम एक्टिवेट होता है। अब हम देखते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे का इनिशिएशन फेज। एक्सट्रिंसिक पाथवे मतलब जब स्टिमुलस सेल के बाहर से आती है। अब हम इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि ये हमारे पास सेल सरफेस है, ये सेल का सरफेस होगा जिसमें क्या है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, फास्ट रिसेप्टर, TNF रिसेप्टर। अब सिग्नल आया बाहर से, F फास्ट लिगेंड, ये क्या है, सिग्नल आया। तो जब सिग्नल यहाँ पर आएगा और इस रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा ये लिगेंड, तो ये जो रिसेप्टर है ये क्या करने शुरू हो जाएंगे, इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे और एक डोमेन बना लेंगे जिसका नाम होगा FADD, मीन्स फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन। ये जो डोमेन होगा ये उसकी फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी और जब भी इसके ऊपर फास्ट लिगेंड जब इस पर बाइंड करेगा, तो जब ये जो डोमेन है FADD, ये क्या करेगा, जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में कैस्पेज प्रेजेंट होते हैं इनएक्टिव फेज में, जैसे प्रो कैस्पेज 8 वो एक्टिव कैस्पेज 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्दर ये जो कैस्पेज 8 है वो काम करेगा, जो भी सेल में प्रेजेंट न्यूक्लियर DNA है फिर न्यूक्लियस है उसको डिग्रेड करना शुरू कर देगा और एपोप्टोटिक बॉडीज़ की फॉर्मेशन कर देगा। So it is initiated through specific receptor called the death receptors.
अब लिगेंड के नाम क्या होंगे, जो स्टिमुलस होगा वो फास्ट प्रोटीन हो सकता है या फिर टीएनएफ जो भी प्रोटीन हो सकता है। अब इस फ्लो चार्ट में आप देख सकते हो, जैसे फास्ट प्रोटीन जब फास्ट रिसेप्टर डेथ रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तो जो फास्ट प्रोटीन है वो एक साथ आना शुरू हो जाएंगे, कम टुगेदर, एंड साइटोप्लाज्मिक एक डेथ डोमेन की फॉर्मेशन हो जाएगी जो फर्दर प्रो कैस्पेज 8 को कैस्पेज में एक एक्टिव कैस्पेज में कन्वर्ट करवा देगा। अब इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होगा, इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, जब जो स्टिमुलस होती है वो सेल के अंदर से ही आती है। अब इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि कैसे जो इंटरनली जो है स्टिमुलस आ रही है और कैस्पेज की फॉर्मेशन हो रही है, मतलब कैस्पेज एक्टिव हो रहा है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। अब जैसे यहाँ पर ये सेल का सरफेस हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पर एक चैनल होता है, गेट होता है जिससे साइटोक्रोम सी बाहर आता है, और ये जो चैनल है इसको जो ओपन या फिर क्लोज करवाने का काम करते हैं एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स और प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स। अब यहाँ पर हमारे पास एक BCL2 प्रेजेंट है, मतलब एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन प्रेजेंट है जो इस गेट को क्लोज करवा कर रखती है नॉर्मली। अब जब यहाँ पर क्या हो गया, DNA डैमेज हो गया, जिसकी वजह से जो सिग्नल है वो गया किसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जब सिग्नल जाएगा तो एंटी एपोप्टोटिक जो प्रोटीन है BCL2 वो रिप्लेस हो जाएगा प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन से BAK एंड BIM। तो जब इससे रिप्लेस हो गया तो एक चैनल जो एक गेट है वो क्या हो गया, डोर ओपन हो गया, ओपन द डोर। जब डोर ओपन हुआ तो साइटोक्रोम सी वहाँ से बाहर आ गया। अब जो साइटोक्रोम सी जब बाहर आएगा तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट क्या है, बहुत सारे कैस्पेज एंजाइम प्रेजेंट है इनएक्टिव फेज में। अब साइटोक्रोम 6 जो कॉम्प्लेक्स है APAF1 एंड प्रो कैस्पेज 9, ये जो कॉम्प्लेक्स है इन दोनों का, इसको क्या कराएगा, इसको एक्टिवेट कराएगा एक तरीके से, इनएक्टिव फेज में है। जब प्रो कैस्पेज 9 जो है APAF1 के आई के साथ जो है वो कंबाइंड फॉर्म में है, तो यहाँ पर जो प्रो कैस्पेज 9 है वो इनएक्टिव है। बट जब साइटोक्रोम सी के पास आया तो कैस्पेज की एक्टिवेशन होगी, तो जो प्रो कैस्पेज 9 है वो एक्टिव कैस्पेज 9 में कन्वर्ट हो गया। फर्दर ये जो कैस्पेज 9 है वो और जो कैस्पेज प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में उसको क्या कराएगा, एग्जीक्यूशनर फेज में क्या करवाएगा, उसको एक्टिव करवाएगा। और जब फर्दर और जो कैस्पेज एक्टिव हो जाएंगे तो क्या होगा, एपोप्टोसिस होनी शुरू हो जाएगी। मींस कैस्पेज जो है एपोप्टोटिक बॉडीज़ की फॉर्मेशन कर देंगे और एपोप्टोसिस हो जाएगी, मतलब सेल का डेथ हो जाएगा। अब इंट्रिंसिक पाथवे में क्या हुआ, स्टिमुलस आई इंटरनली, मतलब DNA डैमेज जब हुआ तो ये क्या है, इंट्रिंसिक पाथवे, जिसमें क्या हो रहा है, एंटी एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि BCL2 BCLX जो है वो लॉस्ट हो जाते हैं, मतलब किससे रिप्लेस हो जाते हैं, प्रो एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल BAX एंड BIM से। इन तो ये क्या काम करेंगे, जो गेट है, जो डोर है, उसको ओपन करा देंगे माइटोकॉन्ड्रिया का, और माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे कि साइटोक्रोम सी जो है वो साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाएगा। उससे क्या होगा, जो APAF आई अलॉन्ग विद द प्रो कैस्पेज 9 वो एक्टिवेट हो जाएगा, और उससे जो कैस्पेज 9 है वो एक्टिवेट हो जाएगी। अब एग्जीक्यूशन पाथवे में क्या होगा, हमने यहाँ पर दो पाथवे देखे थे, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक, जिसमें हमने इनिशिएशन फेज ऑफ एक्सट्रिंसिक एंड इनिशिएशन फेज ऑफ इंट्रिंसिक देखा। अब जो एग्जीक्यूशन फेज है इन दोनों पाथवे के वो एक साथ होंगे। कैसे, जो एक्सट्रिंसिक पाथवे से कैस्पेज 8 बना था और इंट्रिंसिक से जो कैस्पेज 9 बना था वो कैस्पेज 3 एंड 7 जो प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में उसको एक्टिवेट करा देंगे, जिससे क्या होगा, सिक्वेंशियली ये फर्दर ये जो कैस्पेज है वो सिक्वेंशियली ऑल अदर कैस्पेज को एक्टिवेट कराएंगे। और कैस्पेज का क्या काम है, वो साइटोस्केलेटल और न्यूक्लियर मैट्रिक्स प्रोटीन को क्लीवेज करा देगा, उसको डिग्रेड कर देगा। अल्टीमेटली जो सेल है वो डीजनरेट हो जाएगा एंड एपोप्टोटिक बॉडीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये जो एपोप्टोटिक बॉडीज़ हैं ये क्या काम, इसका क्या होता है, फैगोसाइटोसिस हो जाती है और अल्टीमेटली सेल कम्प्लीटली बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। अब क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं एपोप्टोसिस में, तो जब एपोप्टोसिस होती है तो सेल के अंदर क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, ये हमारे पास नॉर्मल सेल है। तो
तो जब भी सेल के पास कोई स्टिमुलस आती है तो मतलब एपोप्टोसिस होनी होती है, तो उसमें क्या होता है सबसे पहले सेल का, जब नॉर्मल सेल होगा सबसे पहले उसका सेल का श्रिंकेज हो जाएगा और न्यूक्लियस भी श्रिंक हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, जिससे हम बोलेंगे पिक्नोसिस। उसके बाद फर्दर न्यूक्लियस जो है उसकी फ्रेगमेंटेशन एक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी, जिससे हम बोलेंगे कैरियोरहेक्सिस। उसके बाद क्या होगा, जो फर्दर जो पूरा सेल होगा वो उसकी ब्लैब फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर सेल बर्स्ट नहीं कर रहा, ब्लैब फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी और अल्टीमेटली एपोप्टोटिक बॉडीज़ बन जाएगी, मतलब जो सेल है वो स्मॉल टुकड़ों में टूट जाएगा और यहाँ पर इन एपोप्टोटिक बॉडीज़ की फैगोसाइटोसिस हो जाएगी और सेल से एलिमिनेट, और जो बॉडी से जो एपोप्टोटिक बॉडीज़ हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेल ना तो बर्स्ट कर रहा, इसलिए सेल से ना तो लीकेज होगी और ना ही एपोप्टोसिस में इन्फ्लामेशन होती है। सो इससे नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स है, जैसे नेक्रोसिस हो गया, कैल्सिफिकेशन हो गया, एसिडोसिस, एल्केलोसिस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। सो इस टॉपिक के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।